नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी एलिट्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, अक्सर शांत संयम समंदर के नीचे कई सारी गतिविधियां चलती है। किसी की सादगी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सादगी ही किसी निर्माण का प्रारंभ होती है। जी हाँ, एसएसटी एलिट्स के आज के एलिट्स है इस एसएसटी महाविद्यालय के प्राध्यापिका और छात्र रह चुकी प्राध्यापिका रीना मिश्रा। आइए देखते हैं उनकी शिक्षक की जिंदगी की यह कुछ कहानी। उनके शांत और संयमी चेहरे के पीछे चुनौतियों पर मात करने वाला चैलेंजिंग स्वभाव भी छुपा हुआ है। आप इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बना सके, लेकिन शादी के बाद आपका करियर 360 डिग्री सेल्सियस बदल गया। आपने पारिवारिक जिम्मेदारी को भी करियर जितनी ही अहमियत दी और अपना नया क्षेत्र अध्यापन को चुना। आपका प्रवेश एसएसटी महाविद्यालय में होते ही आपके सपनों के रंग अधिक गहरे हो गए हैं। एसएसटी महाविद्यालय के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर जे.सी. पुरस्वानी सर, इन्होंने आपके अंदर की ज्ञान लालसा को पहचान कर आपको मोटिवेट किया। फिर आपने उपप्राचार्य डॉक्टर खुशबू मैडम, इनके मार्गदर्शन में बीकॉम के छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी यहीं से बीएड, एमकॉम और सेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। यहीं पर आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई और आप 2017-18, 18-19 के एसएसटी के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी रह चुके हैं। आज आप बीकॉम विभाग के विभाग प्रमुख हो और छात्रों के पसंदीदा टीचर हो। एसएसटी ने आपको न केवल पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया, बल्कि आपके अंदरूनी शक्ति से भी आपको परिचित कराया। जी हाँ, आज का हमारे एसएसटी एलिट्स का चेहरा है प्राध्यापक रीना गुलाब प्रहलाद पांडे मिश्रा। तो दोस्तों, ये थी प्राध्यापिका रीना मिश्रा जी, जो एसएसटी महाविद्यालय की प्राध्यापिका भी है और छात्र भी रह चुकी है और आज नई पीढ़ी को संस्कारित शिक्षित करने का बहुत ही सजग ऐसा एक प्रयास कर रही है। जी हाँ, आइए हम जानते हैं उनके बारे में। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी एलिट्स में। थैंक यू सर। मैं आज इस मौके पर एसएसटी कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल और चेयरमैन डॉक्टर जे.सी. पुरस्वानी सर और कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर खुशबू पुरस्वानी मैडम का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मंच से बच्चों तक पहुँच सकूँ और उन्हें कुछ संदेश दे सकूँ। और उसके साथ ही साथ मैं एसएसटी कॉलेज के मेरे सीनियर कलीग्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, उन सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं एक सर्वांगीण विकास के लिए मुझे मदद की है। थैंक यू सर। मैम, एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाली छात्र अभी प्राध्यापिका बन गई है जी, तो उस फील्ड से इस फील्ड तक का आना कैसे हुआ? सर, एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो एक दिन न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ऐड देखा दैट एक नया इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है इवेंट मैनेजमेंट, तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया और इस तरह से मैंने अपने परिवार में अपने माता पिता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट करना है। और हालांकि मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा ने भी, मेरे माता पिता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अच्छा। और हमेशा हर डिसीजन में, हर फैसले में उन्होंने मुझे अपनी सर्वसम्मति दी है और उन्होंने कहा आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो रीना मैम, इवेंट मैनेजमेंट की पदवीधर बाद में टीचिंग फील्ड में कैसे आ गई? सर, एक्चुअली मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो एक दिन मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि एक इवेंट मैनेजमेंट न्यूली लॉन्च हुआ है, तो क्योंकि ये एकदम नया करियर फील्ड था तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई, मुझे ये करना है। और इसके साथ साथ मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता की भी सम्मति थी कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैंने ये थी कि मैंने कंप्लीट किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला इसमें जो जो सब्जेक्ट थे। लेकिन ये होने के बाद फिर क्योंकि मैं एक उत्तर भारतीय परिवार से आई हूँ और हर परिवार की एक धारणा होती है, तो जी, तो उसके बाद मेरा विवाह हुआ और फिर उसके बाद समझ में आया कि बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं और उसमें पारिवारिक जिम्मेदारी भी है और प्लस मुझे अपना जो व्यावसायिक जीवन है वो भी मुझे आगे बढ़ाना था।
तो उसके लिए मुझे परिवार का पूरा सहयोग था। लेकिन फिर बात आई कि हमें सब बैलेंस करना है, घर भी और हमारा जो जॉब है वो भी। तो उसके साथ कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशन को कैरी आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो ये सोच करके फिर मैंने शिक्षा का क्षेत्र चुना, और क्योंकि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है तो मुझे गर्व है कि मैं आज इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ। तो समाधानी हो आप इसमें? जी सर, समाधान हूँ बिल्कुल। तो एक आपने शुरुआत जो की प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने से जी। लेकर, और आज आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रही है। यस सर। तो एक बेस्ट शिक्षिका बनने के लिए अपने आप में आपने क्या क्या बदलाव लाए? सर 2001 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड 2003 में मेरा विवाह हुआ। उसके बाद तब तक मैंने ग्रेजुएशन ही किया हुआ था और जॉब कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने शिक्षा का क्षेत्र चुना तो मैंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने से शुरुआत की। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी और मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि स्कूल में कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद मेरे परिवार ने भी मुझे कहा कि आप क्यों नहीं आपका मास्टर कंप्लीट करते हो। और फिर मैंने मास्टर करने के बजाय मैंने बीएड किया। उसके बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और जैसे जैसे मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की वैसे मैंने प्राइमरी स्कूल से फिर मैंने जूनियर कॉलेज का सफ़र तय किया। और उसके बाद हाँ फिर मैं एसएसटी कॉलेज मैंने ज्वाइन किया 2013 में, और फिर मैंने यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया एंड आज पिछले 8 सालों से मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर आप पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने भी लग गए? जी। तो एसएसटी महाविद्यालय का आपके इस शिक्षक की करियर में क्या योगदान रहा है? सर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है क्योंकि यहाँ पे जब मैं 2013 में आई तो मैंने अपना एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने सेट क्वालिफाई किया। तो यहाँ का जो माहौल है एक आगे बढ़ने का, और निरंतर सर हमारे चेयरमैन सर जो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो वो एक जो चीज़ है वो मुझे बहुत हमेशा एनकरेज करती है, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती है कि हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ निरंतर सीखते रहना चाहिए और निरंतर हमको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और ताकि हम दूसरों को भी उसका एक एग्जाम्पल दे सकें। तो अभी गए 2 साल में हमने देखा है कि कोरोना का जो फेस है वो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज रहा है। तो पहले क्या सफ़र जो था, जो बच्चों को पढ़ाने का आपने डायरेक्ट आपका जो इंटरेक्शन होता था, बाद में फिर वर्चुअल पे आ गए, तो ये 2 अवस्था में आप छात्रों को किस तरह से आपने सामना किया? सर कोरोना का जो एक ये समय था ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और हर किसी के लिए, हर क्षेत्र के लिए, और वैसे ही ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्वक था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जब पढ़ाएंगे और हमारे सामने कोई नहीं होगा, लेकिन उसी समय हम इतने सारे लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे। तो जब हम लोगों को फिजिकल जो हम फेस टू फेस क्लास में पढ़ाते हैं उस लेवल से हमको जब डायरेक्ट ऑनलाइन पे जाना पड़ा, तो कुछ चीज़ें थी जो हमें सीखनी पड़ी उस समय। पहले बात तो हमारी साइकोलॉजी हमें प्रिपेयर करनी पड़ी कि हमें अभी एक स्क्रीन के सामने पढ़ाना है और ऑडियंस नहीं है वहाँ पे, मतलब इनविजिबल ऑडियंस है। और उसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें हमें सीखनी थी, तो वो सब भी हमने सीखी। तो ये जो फेज़ है अगर देखा जाए तो हमें ये सिखाता है कि समय के साथ अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। और ये हमें ये चीज़ स्वीकार करनी ही है कि समय जैसे चेंज हो रहा है और जो समय की मांग है उसके हिसाब से हमें अपने आप को हमेशा बदलना चाहिए। तो एक होनहार और एक तज्ञ शिक्षक बनाने में एसएसटी महाविद्यालय की अहम भूमिका रही है आपके जीवन में। आपके ही सराउंडिंग के हैं, आपके ही साथ में काम करते हैं और आपसे सीनियर भी है, और आपको हमेशा आपकी हौसला बढ़ाने का काम करते हैं प्रोफेसर सुनील शाह। उन्होंने भी आपके लिए अपनी भावना व्यक्त की है, वो देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर रीना मिश्रा मैडम जो मुझसे मेरे साथ 8 से 10 साल से मेरे साथ काम कर रही है, मैंने उनका जर्नी देखा था व्हेन शी वाज ए स्टूडेंट, फिर वो शी बिकम अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी शी इज एन एचओडी ऑफ कॉमर्स। आई एम वेरी मच फीलिंग प्राउड दैट आई एम वर्किंग विथ एन सच एन डेडिकेटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रीना मिश्रा मैम। उन्होंने
in MCom, in 2 subjects she got excellent marks. In one of the subjects she got 100 out of 100 percentage, and one of the subjects she got around 98%. तो उनका पढ़ाने का तरीका GST जो टेक्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ाती है वो बहुत ही अलग है। मेरी बेटी भी उनकी स्टूडेंट रह चुकी है। उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनका डेडिकेशन, उनका फॉर्मूला का कंसेप्ट समझाना वो बहुत ही अच्छा है। मुझे और एक बार बता रहा हूँ, मुझे प्राउड फील हो रहा है और मैं विश करूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर रीना मैम आगे अपने लाइफ की जर्नी में बढ़ते जाए। थैंक यू शाह सर। आज इतने सालों में एज अ सीनियर कलीग मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो थैंक यू सर। रीना मैम, समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है जी, तो उसे सीधा कह दिया जाता है कि क्या आपको स्कूल में यही पढ़ाया जाता है? क्यों हमेशा शिक्षकों को दोषी माना जाता है? सर, समाज की अगर हम बात करें और बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करें तो हम, क्योंकि बच्चा तो आपके कस्टडी में या आपके साथ में 7-8 घंटा रहता है, बाकी तो अपने परिवार में, अपने समाज में रहता है, तो ज्यादातर दोषारोपण जो होता है वो शिक्षकों पर क्यों किया जाता है? सर, एक शिक्षक होने के नाते अब मैं इतने सालों से इस व्यवसाय से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है एक शिक्षक की जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन था, ये टाइम पे भी पेरेंट्स ने बहुत रियलाइज़ किया कि कब स्कूल चालू हो और कॉलेज चालू हो और बच्चे जाएं, क्योंकि भले बच्चे यहाँ पर स्कूल से लेकर के कॉलेज की बात कर रहे हैं, बच्चे जब इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पेरेंट्स को भी एक रिलीफ रहता है और उनको भी एक विश्वास रहता है कि हमारा बच्चा सेफ हैंड्स में है और वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा सीख रहा है। तो यहाँ पर स्कूल्स या जो कॉलेजेस हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है, इनकी सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी जिम्मेदारी होती है। एक बच्चा जब स्कूल में आता है अपने परिवार से, तो यहाँ पर शिक्षक उसको अलग अलग विषय की जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसको अलग अलग चीज़ों से भी उसको अवगत कराया जाता है। उसमें अलग अलग स्किल डेवलप की जाती हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों की जो उम्मीद है ना, वो बहुत ज़्यादा है कि हाँ, शिक्षक बच्चे को सब चीज़ें सिखाए। लेकिन हालांकि ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की नहीं है, ये परिवार, शिक्षक और समाज के जो दूसरे घटक हैं, ये सभी की जिम्मेदारी है। चाहे वो रास्ते पे चलता हुआ एक व्यक्ति क्यों ना हो, तो हमें अगर देख रहे हैं हम आसपास की कोई भी एक बच्चा गलत कर रहा है, तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसको समझाएं और हम उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ जो है शिक्षक की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन उसके साथ साथ समाज में हर किसी की जिम्मेदारी है। शिक्षक के साथ साथ जो बच्चों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वो एक जिम्मेदार नागरिक ना बन जाए। तो उन्हें भी टाइम टू टाइम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल कॉलेजेस में, तो वो कितने भी व्यस्त हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकाल करके उनको टीचर से मिलना चाहिए, उनसे उनका फीडबैक लेना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप भी एनएसएस में काम कर चुके हो, यहाँ पर एक लीडरशिप के तौर पर आपने एसएसटी महाविद्यालय की कमान संभाली है, तो बच्चों में एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ उनमें सामाजिक संवेदना जागरूक करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? सर, एकेडमिक नॉलेज तो जो है वो एक किताबी नॉलेज है और एकेडमिक नॉलेज यकीनन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कल को समाज में जाकर के अपना एक रोजगार ढूंढना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना, एक प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ हमें समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, परिवार के प्रति एक संवेदना जरूर हमारा वो भी तो एक दायित्व होता है। तो उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते और ये चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए। लेकिन जब बच्चे यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, डिग्री कॉलेज में आते हैं, तो थोड़े सालों के बाद वो एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है। तो उस समय जो कॉलेज के अलग अलग सेल होते हैं, जैसे एनएसएस है, फिर डीएलएलई है या एसएमसी है, डब्ल्यूडीसी है, ये जो सेल हैं, इनका जो मेन एक
उद्देश्य है वो यही है कि हम बच्चों में समाज के लिए, परिवार के लिए और उनके समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं उनके तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें, एक आस्था निर्माण करें। जी, और जब वो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो उन्हें अपने साथ साथ ये सामाजिक जो घटक हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना है, उसकी तरफ भी उनको अपनी एक भूमिका निभानी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर रहते हैं, ताकि हम, जैसे अभी आज हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा हम बच्चों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। ब्लड डोनेट करना, समाज के जो लोग जिनको रक्त की ज़रूरत है उनको वो मुहैया हो सके, उनको अवेलेबल हो सके, तो ये चीज़ें वो यहीं से सीखते हैं। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य यही है, एक्टिविटीज़ हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेज में। अच्छा मैम, क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे चुलबुले होते हैं, कुछ अस्थिर भी होते हैं, तो उनको अध्ययन में उनका अवधान और इनका समन्वय करने के लिए क्या करना पड़ता है फिर आपको? सर, सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर सब बोर हो जाएगा। इसके लिए हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे चुलबुले हों, कुछ शांत होते हैं, वो तो एक अपना स्वभाव होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर जब इस कॉलेज में हम आए हैं, उसके बाद से अलग अलग हमें भी, एक शिक्षक को भी निरंतर हमें इस एसएसटी कॉलेज के मंच के द्वारा हमें अलग अलग ट्रेनिंग मिलती है, अलग अलग हमें अपडेटेड कोर्सेज करने का हमें चांस मिलता है, और जिसका हम पूरा जो उपयोग है, हम बच्चों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करके हम उनको पढ़ाते हैं, और ताकि हम उनका ध्यान उनके विषय की तरफ आकर्षित कर सकें, और वो चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रमुख है, तो वो हम उनको ये एहसास करा सकें। यस सर। मैम, आप अभी वाणिज्य विभाग के विभाग प्रमुख हो, और अभी बहुत से लोग हैं जो तेजी से नए बच्चे इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, तो अगर ये पदवी हम संपादन करते हैं तो आगे चलकर हमें क्या क्या अवसर उपलब्ध हो सकते हैं? सर, यहाँ पर एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बहुत सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करता है, जहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स और उसके साथ ही साथ कॉमर्स फील्ड में ही बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जैसे अलग अलग शाखाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेकर के अलग फील्ड में एक अलग अचीवमेंट कर सकते हैं। हर एक फील्ड का, हर क्षेत्र का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जी सर, कॉमर्स में जब, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर हम मुंबई के पास के एक शहर में रहते हैं, तो कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स फील्ड में एडमिशन लेते हैं। हमारे कॉलेज में भी निरंतर हर साल एडमिशन्स बढ़े हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ नया और कुछ एक्स्ट्रा उनको देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको एक सेटिस्फैक्शन रहे एसएसटी कॉलेज में पढ़ने का और गर्व महसूस हो। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में एडमिशन जो शाखाएं हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीआई, वहाँ पर एडमिशन लेके बच्चे आगे अपने करियर में एक अलग अचीवमेंट कर सकते हैं, जैसे सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, वो बैंकिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग जॉब में वो ट्राई कर सकते हैं, और खुद के व्यवसाय भी, जी, खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि खुद का व्यवसाय शुरू करें, उसके लिए हम अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनको सीखने को मिले कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह से हम हमेशा कुछ ना कुछ उनको नए देने की कोशिश करते हैं। प्राध्यापिका रीना मिश्रा पांडे आज सैकड़ों बच्चों के आइडल है, लेकिन रीना मैम के आइडल कौन है और उनके मोटिवेटर कौन है? सर, पहले तो मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैं उनको हमेशा धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में उनकी बहुत भूमिका है। और मैं एसएसटी कॉलेज के चेयरमैन सर डॉक्टर जेसी पुरसवानी, उनको मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगी, और वाइस प्रिंसिपल मैडम खुशबू मैडम, उन्होंने भी हमेशा हमको मोटिवेट किया है, हमें प्रोत्साहित किया है हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आज एसएसटी कॉलेज के मंच से मैं उन्हें धन्यवाद कहती हूँ। उसके साथ ही साथ
मेरे आइडल जिनको मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग फॉलो करती हूँ वो हैं स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि उनका जीवन हमेशा सादगी से भरा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया वहाँ पर उन्होंने महारत हासिल की और अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए योगदान दिया। तो मैं हमेशा अपने जीवन में उनको एक अपना आदर्श मानती हूँ। मैम, आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़े से शैतान भी होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों को या थोड़े से अपने परिवार की जिम्मेदारी हो या अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों से कुछ अनजान लोग हैं, तो अपने दायरे उन्हें क्या निश्चित करने होंगे आज के छात्र को? सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो उसको कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और आजकल हमें सुनने में भी आता है कि युवा पीढ़ी में बहुत सारे सुसाइड केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और भारत युवाओं का देश माना जाता है। बिल्कुल। तो हम सभी लोगों की, शिक्षक वर्ग उसके साथ साथ जो भी परिवार है और हमारा जो समाज है, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस युवा पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन दें और उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो बाधाएं हैं, हम उनमें विश्वास पैदा करें कि हम हमेशा उनके साथ हैं। उसके साथ साथ मैं युवा पीढ़ी को आज इस SST कॉलेज के मंच से संबोधित करना चाहती हूँ कि आप इस परिवार का एक हिस्सा, आप इस समाज का एक हिस्सा हैं। आपकी जिम्मेदारी आपके लिए सबसे पहले है, आपके परिवार, आपके माता पिता, उनके लिए है, आपके समाज के लिए है और उसके साथ साथ आपके देश के लिए है। तो आप देश का ना सोच करके पहले आप अपने से शुरुआत कीजिए। आप जिस भी आज उम्र के जिस पड़ाव पे हैं वहाँ तक पहुँचाने में समाज का बहुत योगदान है। तो आप उस योगदान को आप एक ऐसा क्रेडिट समझें और आपको वो सारी चीज़ें समाज को वापस करनी है आपके अच्छे कर्मों से। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और लाइफ में जो चुनौतियाँ आ रही हैं उससे डरना नहीं है। लाइफ, जब तक जीवन है तब तक चुनौती है और हर दिन एक चुनौतीपूर्ण है और इसको हमें खुशी खुशी स्वीकार करते हुए हमें इस चुनौती का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हमें जीवन को जीने का तरीका बस बदलना है। दोस्तों, तो जीवन बहुत सुंदर है और अपना जीवन जो होता है वो चुनौती भरा होना चाहिए, वही संघर्षशील आदमी इंसान कहलाता है। और रही बात देशभक्ति की, तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी सीमा पर जाकर लड़े और अपनी देशभक्ति का यहाँ पर प्रतीक दे। हर नागरिक, हर बच्चा, हर छात्र हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य करे तो वो भी तो देशभक्त कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक सक्षम नागरिक बनने के लिए SST महाविद्यालय हमेशा आपके साथ है, आपको राह दिखाने के लिए। आज यही बिंदु पर हम विराम लेते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और अपने अमूल्य विचार हमारे समक्ष रखें। तो दोस्तों, ये थी रीना मिश्रा जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है और न जाने कितने विद्यार्थियों को शिक्षित, संस्कारित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जी हाँ, हम SST एलिट्स के ऐसे ही प्रतिभाशाली चेहरे आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए SST एलिट्स।